मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या है बच्चों? यह पाठ में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आपको एक साथ दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल उपसर्ग पढ़ेंगे। तो आइए समझ लें कि उपसर्ग आखिर होता क्या है। आइए समझते हैं। बच्चों, आपके सामने कुछ शब्द दिखाई दे रहे होंगे, उस पर थोड़ा ध्यान दें। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्वतंत्र, यहाँ लिखा हुआ है परतंत्र। स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्र तो आपको पता ही है कि क्या होता है, आजाद होना, है ना। उसी प्रकार से परतंत्र जो बंधन में हो, गुलामी में हो, ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ स्वतंत्र शब्द जो है उसमें स्व, ये क्या है, शब्दांश है ना, जिसे तंत्र शब्द में जोड़ा गया है। तंत्र एक पूरा शब्द है जिसमें स्व, जो कि ये पूरा शब्द नहीं है, ये शब्दांश है। शब्दांश का क्या अर्थ होता है बेटा? शब्दों का एक छोटा सा अंश या भाग। ये पूरा अपने आप में शब्द नहीं होता। तो हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र में कौन क्या जोड़ा गया है? शब्दांश स्व। उसी प्रकार से परतंत्र में भी हम देख रहे हैं कि तंत्र में क्या जोड़ दिया गया है? पर भी क्या है? एक छोटा सा शब्दांश है। तो आप खुद देख लीजिए कि स्वतंत्र और परतंत्र में स्व और पर जो है वो क्या है? शब्दांश है, शब्दों का एक छोटा सा अंश है। देखिए, जैसे कि आपको नीचे लिख के समझाया भी गया है कि उपर्युक्त चित्रों में तंत्र शब्द में स्व और पर शब्दांशों के जुड़ने से दो नए शब्द बने, स्वतंत्र और परतंत्र। दोनों के अर्थ जो है यहाँ पे भिन्न है, मतलब अलग अलग हैं। यहाँ पर स्व तथा पर दोनों क्या है? शब्दांश है, शब्दों का छोटा सा अंश है। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। ये केवल मूल शब्द के पहले प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों का बेटा स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, मतलब अलग हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इनका कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। आप देख लीजिए, अगर स्व है तो उसका क्या मतलब हुआ? वो जब किसी मूल शब्द के आगे जुड़ता है तभी वह अपना पूरा अर्थ देने में समर्थ हो पाता है। इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो उपसर्ग हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते, है ना। इनको जुड़ना पड़ता है मूल शब्दों के साथ, तभी जाके कोई अर्थ दे पाते हैं। और इन्हीं शब्दांशों को जो आपने देखा स्व, पर, जो कि मूल शब्द के आगे लगे हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग के विषय में ही पढ़ेंगे। जैसा कि हमने समझा, तो हम उपसर्ग की क्या परिभाषा दे सकते हैं? शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। तो ये हो गई उपसर्ग की परिभाषा। आप इसे टिक लगा लें। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं उपसर्ग के अन्य उदाहरण। आइए बच्चों, हम और भी अन्य उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन से उपसर्ग से मिलकर हम शब्द कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए अ है यहाँ पर, ठीक है। अ से जब हमने ज्ञान, जो कि मूल शब्द है, वास्तविक शब्द है, उसमें जब हमने मिला दिया तो वो बन गया अज्ञान। और यहाँ पे धर्म मिला दिया तो क्या बन गया? अधर्म। तो यहाँ अ उपसर्ग के मिलाकर हमने क्या क्या दो शब्द बना लिए? अज्ञान और अधर्म। उसी प्रकार से अधि, अधि उपसर्ग है, शब्दांश से छोटा सा, जो कि कहाँ लग जा रहा है? मूल शब्द के आगे। तो यहाँ पे क्या शब्द बनेंगे? अधि से अधिकार और उसी प्रकार से अधिकारी, ये दोनों ही शब्द बन जाएंगे। उसी प्रकार से और आगे देख लीजिए, सु, सु है एक शब्दांश, यानी कि उपसर्ग है, जिसको हम मूल शब्द के आगे जोड़ेंगे, सुगम और सुशील। आगे देखिए, स्व, स्व शब्दांश उपसर्ग हम जब किस में लगाते हैं? देश में, तो वो बन जाता है स्वदेश, और तंत्र में लगा देते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है? स्वतंत्र। अन, अन शब्दांश यानी कि उपसर्ग लगाकर क्या दो दो शब्द बन गए? अनपढ़ और अनमोल। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो है वो एक शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं।
बच्चों ये ध्यान दें कि ये जो है शब्दांश जब मिलते हैं मूल शब्द के साथ तो उनका अर्थ भी बदल देते हैं। देखिए आपके सामने उदाहरण है स्वदेश। देश का मतलब सिर्फ देश है, लेकिन जब उसमें स्व जुड़ गया तो उसका अर्थ कैसे बदल गया? स्वदेश मतलब मेरा देश, है ना। उसी प्रकार से आप अलग और देख सकते हैं ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है, ज्ञान का क्या अर्थ होता है? किसी चीज़ का ज्ञान होना या जानकारी होना, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें अ शब्दांश जोड़ दिया, उपसर्ग जोड़ दिया, तो उसका नकारात्मक तरीके से बन गया शब्द। वो क्या बन गया? अज्ञान। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ अज्ञान। तो बच्चों ध्यान दें कि ये जो शब्दांश है जब मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उस समय वे उनके अर्थ में भी परिवर्तन ला देते हैं। तो ये है आपने उपसर्ग समझा। अब हम आगे देखेंगे कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों उपसर्गों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से देख लीजिए। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। ठीक है, तो उपसर्ग के कितने भेद हो गए? मुख्य 4 भेद हो गए। तो बच्चों देखिए आपके सामने दिए हुए हैं संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, अति, अधि, अनु। अब अभी आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया ही गया कि इन उपसर्गों को जोड़कर कैसे बनाए जाते हैं शब्द, है ना। तो आपको परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है बेटा? आपको दे दिया जाएगा उपसर्ग और आपको बोला जाएगा कि आप उससे शब्द बनाइए। जैसे स्व दे दिया गया और आप उस स्व का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाएंगे, है ना। तो ये है संस्कृत के उपसर्ग। ठीक उसी प्रकार से हिंदी के उपसर्ग के भी उदाहरण दिए गए हैं। आपके सामने उर्दू के उपसर्ग के भी उदाहरण दिए गए हैं। और चौथा और अंतिम प्रकार है संस्कृत के अव्यय वाले शब्द। तो बच्चों ये आपको सारे उदाहरण पुस्तक में दिए गए हैं। तो उपसर्ग हमने समझा, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं वो हमने समझा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपको इतना ही पढ़ना था, सिर्फ उपसर्ग के विषय में। इसके साथ जो आपको गृह कार्य दिया जाएगा, आपको अलग अलग उदाहरण दिए जाएंगे संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और संस्कृत के अव्यय। ये आपको अलग अलग होमवर्क दिए जाएंगे, तो आप उसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।